हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग सभी को बता रखा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को गवर्न करने के लिए 4 चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किए थे। पहला चार्टर एक्ट जो आया था वो 1793 में आया, दूसरा 1813 में, थर्ड 1833 और फोर्थ 1853। यहाँ तक हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं जो भी इन चार्टर एक्ट के प्रोविजंस थे। आज हम इस वीडियो में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को डिस्कस करेंगे। आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि हर चार्टर एक्ट के बीच में जो ईयर गैप है वो 20 ईयर्स का है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि 20 साल का गैप इसलिए है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की लाइसेंस को रिन्यू करती थी। ठीक है, लाइसेंस किस चीज़ की दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को? कि ट्रेड इन ईस्ट इंडीज़, जिसमें इंडिया भी आ जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडीज़ का जो रीज़न है वहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए, और वो भी कैसी ट्रेड थी? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। बट 1833 के बाद और भी कंपनीज आ गई थी, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये लाइसेंस हर बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने के लिए 20 साल के लिए ग्रांट की जाती थी। तो हर 20 साल में ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाता था। इस वजह से हर 20 साल में उसी लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए चार्टर एक्ट लाया जाता था। ये आखिरी चार्टर एक्ट है। इसका मतलब क्या? उसके बाद 20 साल के बाद ये कंपनी को लाइसेंस रिन्यू नहीं करना पड़ा? बिल्कुल नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को परमानेंटली डिसबैंड कर दिया गया या लिक्विडेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसलिए ये चार्टर एक्ट 1853 लास्ट चार्टर एक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं कि इस चार्टर एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो था इस चार्टर एक्ट का वो था, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपने लास्ट चार्टर एक्ट में देखा था 1833 के चार्टर एक्ट में कि इंडियन सिविल सर्विसेज को की कोशिश की गई थी ओपन कंपटीशन करने के लिए। ओपन कंपटीशन क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन शुरू नहीं कर पाए थे। बाद में एक कमीशन बनी, ठीक है, जिसे मैकुले कमीशन बोला गया सिविल सर्विसेज के लिए। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन आता है, मैकुले कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज या आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मैकुले कमीशन बनी। और मैकुले कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया कि जो आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है उसे ओपन कंपटीशन किया जाए। ठीक है, ओपन कंपटीशन। अब ओपन कंपटीशन से मतलब क्या है? आपने देखा है कि 1833 का एक्ट क्या एम्पावर करता है? एम्पावर करता है किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के, हमारे भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दिया जाता था कि वो साल में 1 ईयर में 4 बार 4 टाइम्स कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करे। कुछ कैंडिडेट्स को क्या करे? नॉमिनेट करे। कितनी बार? 4 बार। वैकेंसीज आती थी, आईसीएस की वैकेंसी निकलती थी, जैसे आज एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से वैकेंसीज निकलती थी। इस वैकेंसीज को मतलब भरने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हर साल 4 बार कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती थी। याद रखिएगा, नॉमिनेट करती थी। फिर यही कैंडिडेट आईसीएस का जो एग्ज़ाम होता था उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसका मतलब कि अगर कोई आदमी, जैसे आज के डेट में होता है कि जा कर के जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन होती है उसको अटेम्प्ट कर पाए, तो ये अटेम्प्ट करने की भी आज़ादी नहीं थी सभी को, ओपन नहीं था सभी के लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अब ओपन कर देती है सभी कैंडिडेट के लिए, जो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है, अगर जिसके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम की। जैसे आज भी होता है, हर एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि कोई ग्रेजुएशन के बेस्ड पे है, एज होता है, एंट्री एज, एग्जिट एज, जो भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। लेकिन 1833 के एक्ट में ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक साल में 4 बार कुछ कैंडिडेट अपने हिसाब से देखेंगे, चुनेंगे, सर्च करेंगे और उनको नॉमिनेट करेंगे। फिर वही कैंडिडेट ही सिर्फ कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ था वो ओपन कंपटीशन नहीं था, उसी को यहाँ पे चेंज कर दिया गया। और किसके रिकमेंडेशन पे? तो मैकुले कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इस एक्ट का। ठीक है, ओके। आते हैं दूसरे एक्ट पे, दूसरे प्रोविज़न पे। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न थी वो ये था कि इट रिड्यूस्ड
इट रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले जब कंपनी फॉर्म हुई थी उस समय से लेकर के अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको भी पता है कि किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, आज भी होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी। स्टार्टिंग से जब से कंपनी फॉर्म हुई तो 24 इस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। मतलब कहने की बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कितने डायरेक्टर्स थे, टोटल 24 डायरेक्टर्स थे। बट इस एक्ट के बाद इस डायरेक्टर 24 जो 24 डायरेक्टर्स थे उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 18, 6 मेंबर घटा दिए गए, ठीक है। तो अब इस एक्ट के बाद टोटल कितने डायरेक्टर्स बच गए, 18 डायरेक्टर्स। तो इट रिड्यूस द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इस 18 डायरेक्टर्स में से भी 6 जो डायरेक्टर्स थे वो डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन, या फिर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट बोल सकते हो, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन भी लिख सकते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। और बाकी जो 12 डायरेक्टर्स थे, 12 डायरेक्टर्स वो कौन अपॉइंट करते थे, जो शेयर होल्डर्स होते थे। आज भी क्या होता है कि कंपनी के अंदर जितने शेयर होल्डर होते हैं वही वोट करके कंपनी के डायरेक्टर्स को चुनते हैं, ठीक है, आज भी। तो उसी तरीके से शेयर होल्डर 12 डायरेक्टर्स को चुन सकते थे, 6 डायरेक्टर आते थे, पहले 24 हुआ करता था, 18 हो गया। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। इट गेव द पावर to constitute a new presidency to किसको पावर दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। आपको भी पता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, ठीक है। इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक पावर दिया कि जिस तरीके से मद्रास प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी है, इसी लाइन में आप एक कोई नई प्रेसिडेंसी भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। अलग बात है कि प्रेसिडेंसी कोई नई बनाई नहीं गई, ठीक है, कुछ समय तक। और एक तो ये पावर दिया गया कि आप नई प्रेसिडेंसी बना सकते हो, और इसी में एक दूसरा पावर और भी दिया गया। क्या पावर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एंड इट ऑल्सो गिव द पावर टू सेम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मैं यहाँ पर COD लिख दे रहा हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, टू अपॉइंट गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स टू द प्रेसिडेंसीज। जो भी अगर कोई नई प्रेसिडेंसी बनेगी या फिर पुरानी प्रेसिडेंसी है, उसके गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने का पावर भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लिख लीजिए इसको। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट जो था, इट गेव द पावर, या ऐसे नहीं लिख सकते, इससे आप ऐसे लिखिए, इट मेड द प्रोविज़न टू अपॉइंट अ गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर टू बंगाल प्रेसिडेंसी। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी थी उस समय, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। तो इन दोनों के तो गवर्नर थे, जिसको आपने देखा है कि पावर को क्या क्या किया जा रहा था, इनके पावर को धीरे धीरे करके हर एक्ट के अंदर कम करते जाया जा रहा था। गवर्नर्स की जो पावर थी, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे की जो पावर्स थी, इसको कम कर दिया जा रहा था। बट बंगाल
का जो गवर्नर था उसी पोस्ट को आपको पता है कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और अभी तक जो पोस्ट बंगाल, क्योंकि ब्रिटिशर्स बंगाल से रूल कर रहे थे और जो पूरे इंडिया को रूल कर रहे थे, जो पोस्ट थी वो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसे इंडिया कर दिया गया था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बट इस एक्ट के बाद ये बोला गया कि नहीं, बंगाल भी एक प्रेसिडेंसी है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूरे इंडिया के लिए है, लेकिन हमें एक बंगाल के लिए सेपरेट क्या चाहिए, गवर्नर चाहिए, या फिर नहीं तो और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर तो कभी अपॉइंट नहीं किया गया क्योंकि कन्फ्लिक्ट होता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि दोनों यहीं से रूल कर रहे थे, सेंटर पॉइंट थी पूरी इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की, तो इसलिए 1854 में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आज न्यू दिल्ली है, दिल्ली में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर भी है और सीएम भी है, तो यहाँ पे आपको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, क्योंकि गवर्नर नहीं अपॉइंट किया जाता तो और इसी प्रोविज़न के आधार पे आज भी भारत देश में जो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट है वो यहीं से आता है, ठीक है, यहीं से हम उसकी आइडिएशन लिए हुए हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली हो गया या फिर पुडुचेरी, जिसको रूल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर अपॉइंट करने की प्रोविज़न पहले नहीं थी, मतलब एक सेपरेट गवर्नर नहीं होता था, लेकिन इस एक्ट के बाद ऐसा बनाया गया कि आप सेपरेट गवर्नर बंगाल के लिए बना सकते हैं। और ये गवर्नर जो पोस्ट है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई, कब तक, ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1912 तक, 1912 तक गवर्नर की पोस्ट नहीं आई, तब तक क्या थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से काम चला, और 1912 में फाइनली बंगाल जो प्रोविंस है उसको गवर्नर मिल जाते हैं। और रीज़न क्यों है 1912 में, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स की जो कैपिटल थी, ब्रिटिश एम्पायर की जो कैपिटल थी 1912 तक कहाँ थी, कोलकाता में, मतलब कलकत्ता में, उसके बाद इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है, तो कलकत्ता में वैक्यूम हो जाता है, इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है, और जो वायसराय होते हैं वो दिल्ली से पूरे भारत को रूल करते हैं, क्योंकि 1912 से ही दिल्ली हमारे भारत देश की कैपिटल बन चुकी थी। कोई डाउट, ठीक है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज it separated the legislative function, it separated the legislative function of governor general in council. गवर्नर जनरल इन काउंसिल, आपको भी पता है, उसको सेपरेट कर दिया गया, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड बेसिकली कंस्टिट्यूटेड, आप ऐसे लिख लो, एंड कंस्टिट्यूटेड ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं, ये भी वर्ड यूज होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक काउंसिल का गठन किया गया जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाने लगा, और यही बाद में जा करके पार्लियामेंट बनती है, ठीक है, देश के आज़ादी के बाद यही पार्लियामेंट। मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोविज़न कहना क्या चाह रहा है, देखिए ये प्रोविज़न आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको पता है कि 1773 के अंदर जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय गवर्नर जनरल को एग्जिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनी थी, जिसको कहा क्या जाता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, मतलब है कि जो डे टू डे अफेयर को देखते थे। तो गवर्नर जनरल को एग्जिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनी, और स्टार्टिंग में 4 मेंबर थे इस काउंसिल में, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे। आपको पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था 1784 में,
ठीक है 1784। इस 4 मेंबर को घटा करके कितना कर दिया गया था, 3 मेंबर। फिर आपको पता है कि 1833 के अंदर 1833 के अंदर फिर से इस 3 मेंबर को बढ़ा करके 4 कर दिया गया था, और चौथा मेंबर मैंने आपको बताया था लॉर्ड मैकॉले ही थे, ठीक है। ये 4 मेंबर। अब कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल को एग्जिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो थी, अब यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो लॉज भी बनाती थी, मतलब है कि कानून बनाती थी। जैसे आज पार्लियामेंट कानून बनाता है, उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल भारत देश में को रूल करने के लिए लॉज बनाते थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि आज भी आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एग्जीक्यूटिव की होती है। क्लियर है, जैसे मिनिस्टर्स हो गए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो काम था वो उस लॉज को इम्प्लीमेंट करना, मतलब है देश को रूल करना भी था। जैसे सरकार होती है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो वो कानून भी बनाते थे अभी तक तो, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के बाद ये काम सेपरेट कर दिया गया, और सेपरेट करके किसको दे दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक विंग बनाई गई, जिसे नाम क्या रखा गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें इसके टोटल कितने मेंबर थे, इसके 6 मेंबर्स थे, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो 4 मेंबर थे, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे, 6 मेंबर्स। कौन कौन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 मेंबर हैं वो तो रहेंगे ही कानून बनाने में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो 4 ही करेंगे, लेकिन जब कानून बनाने की बात आएगी, जब वो लेजिस्लेटिव फंक्शन की तरह परफॉर्म करेंगे, तो टोटल 6 मेंबर पहले थे। उसमें कौन थे, 4 मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 5वां, एंड 6th वन था कमांडर इन चीफ। तो ये 6 मेंबर ऑलरेडी थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह एक्ट करते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद और 6 मेंबर को ऐड कर दिया गया। तो टोटल कितने हो गए, इसलिए आप देखें 6 नए मेंबर्स आ गए थे इसमें। ये पहले से थे 1833 का एक्ट देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ ये 2 मेंबर मिल करके लेजिस्लेटिव काम कर रहे होते थे, लेकिन अब 6 नए मेंबर को ऐड कर दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, 6 मेंबर को ऐड कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हो गए, अब टोटल 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स पे मैंने आपको यहाँ पे 6 मेंबर लिख दिया। बाकी 6 मेंबर कौन थे, सुप्रीम कोर्ट, CGI ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज, ही वॉज द 7th मेंबर, अ सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज। टोटल 8 हो गए, 6 इधर, और 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे। मतलब कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा, ये 4 प्रोविंसेस से या लोकल गवर्नमेंट जो थी, 4 बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो लोकल गवर्नमेंट जो थी वो लोग 4 मेंबर को रिप्रेजेंट करते थे। और ये फर्स्ट टाइम था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला, फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन यही आता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। द फर्स्ट टाइम इंडियन, मतलब है कि किसी लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला भारत के कानून बनाने में। अभी तक इंडियन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, लेकिन पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज सीन बाय नॉमिनेटिंग 4 मेंबर, ठीक है, टू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये 4, एक बंगाल भेजते थे, बॉम्बे, मद्रास, मतलब है कि भारत देश से के लोकल रिप्रेजेंटेशन पहले अब दिखने लगा, जो फुल्ली सेंट्रलाइज था ये आपको देखने लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।